नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। 11 जनवरी 2022 तक कोरोना के 3.59 करोड़ मामले और 4.84 लाख मौतें दर्ज की गई हैं। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना से मौत के ये सरकारी आंकड़े वास्तविकता से बेहद कम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की सूची अब किसी भी दिन जारी हो सकती है। पहले चरण की 58 सीटों पर होमवर्क कर प्रदेश की टीम दिल्ली पहुंची है। दिल्ली के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ में कई बड़े राजनीतिक चेहरे भाजपा में शामिल हुए हैं। पंजाब पुलिस के डीएसपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में फिरोजपुर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देश में 11 जनवरी 2022 तक कोरोना के 3.59 करोड़ मामले और 4.84 लाख मौतें दर्ज की गई हैं। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना से मौतों के ये सरकारी आंकड़े वास्तविकता से बेहद कम है। स्टडी के मुताबिक कोरोना के दौरान 32 लाख लोगों की मौत हुई है, जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज मौतों से 7 गुना ज्यादा है। और कोरोना की तीसरी लहर के बीच इस स्टडी की खूब चर्चा हो रही है। यह स्टडी किसने की है, स्टडी के लिए आंकड़े कहां से जुटाए गए हैं, स्टडी तरीका क्या अपनाया गया है, स्टडी में और क्या क्या सामने आ सकता है, क्या पहले भी कोई ऐसी स्टडी की गई है, इन सभी के जवाब जो है एक स्टडी में पता चले हैं। यह स्टडी 6 जनवरी 2022 को दुनिया के चर्चित जर्नल साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई है। इसका टाइटल है कोविड मार्टेलिटी इन इंडिया, नेशनल सर्वे डेटा एंड हेल्थ फैसिलिटी डेथ्स। ये स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर प्रभात झा के नेतृत्व में इंटरनेशनल रिसर्च की एक टीम ने की है और इसमें यशवंत देशमुख, चिन्मय तुम्बे और विल्सन सूरवीर, अदिति भौमिक, संकल्प शर्मा, पाल नोवोसेट, जी होंगफू और लेस्ली न्यूकॉम्बी, हेलन जोबेंड भी शामिल है। इस स्टडी के लिए एक इंडिपेंडेंट सोर्स का सहारा भी लिया गया है। इसके लिए देश के सभी राज्यों के 1.40 लाख लोगों के टेलीफोनिक बातचीत करके महामारी को ट्रैक किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार के अस्पतालों में मौत का डेटा और 10 राज्यों के सिविल रजिस्ट्रार सिस्टम में दर्ज मौत रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों को आधार भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा मोदी जो चेन्नई में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ क्लासिकल तमिल के नए परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए हैं। इनमें लगभग 2145 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने दी है, जबकि बाकी राज्य सरकार ने दी है। मेडिकल कॉलेज विरुधुनगर और राम नीलगिरी तिरुवर पर जो है ये स्थापित हुए हैं। और प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि चेन्नई में एक नए परिसर की स्थापना भारतीय विरासत की रक्षा, संरक्षण और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप ही है। CICT परिसर को केंद्र सरकार ने 24 करोड़ की लागत से बनाया है। पीएमओ ने बताया कि बीते 7 सालों में देश में ABBS की सीटों में 79.60% का इजाफा हुआ है। MBBS सीटें 51,348 से बढ़कर 92,222 हो गई हैं। वहीं PG सीटों में 80.70% का उछाल भी हुआ है। PG सीटें 31,185 से बढ़कर 56,374 हो गई हैं। पीएमओ ने बताया कि साल 2014 से पहले देश में मेडिकल सीटें लगभग 82,500 थीं। इस दौरान मेडिकल सीटें 80% यानी 66,000 बढ़ गई हैं। इसके अलावा देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 596 हो गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की सूची अब किसी भी दिन जारी हो सकती है। पहले चरण की 58 सीटों पर होमवर्क प्रदेश की टीम
करके दिल्ली पहुंच चुकी है, जहां राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हुई मैराथन बैठक में 3 चरणों की 170 सीटों पर गहन चर्चा की गई है। बैठक में एक एक सीट के जातीय समीकरण पर मंथन भी किया गया है। बुधवार को फिर से इस पर कसरत चलेगी। नई दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय पर मंगलवार को प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व की महत्वपूर्ण बैठक की गई। कोरोना पॉजिटिव पाए गए जेपी नड्डा कुछ देर के लिए बैठक में वर्चुअल जुड़े, जबकि गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहे। दिल्ली के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ में कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसमें मोहाली के रहने वाले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के चचेरे भाई जसविंदर सिंह धालीवाल सहित कई और बड़े नाम भी शामिल हैं। हालांकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इससे इनकार किया है। भाजपा के महासचिव जीवन गुप्ता ने बताया कि भाजपा में शामिल होने वालों में पूर्व ओएसडी मुख्यमंत्री पंजाब लखविंदर गौर गर्चा, यूथ कांग्रेस के हल्का शुत राणा के उपाध्यक्ष व कांग्रेस कमेटी समाना के उपाध्यक्ष बेअंत सिंह, सरहदी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष कप्तान अमनदीप सिंह, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल गुरु प्रकाश सिंह विर्क, ज्वाइंट सचिव पंजाब अकाली दल व सीनियर उपाध्यक्ष पंजाब राय सिख सुधार सभा के पूर्णचंद ने भाजपा का दामन थाम लिया है। श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व पीए, सिख स्टूडेंट फेडरेशन के पूर्व सीनियर उपाध्यक्ष इकबाल सिंह तुंग, मुख्यमंत्री चन्नी के चचेरे भाई जसविंदर सिंह धालीवाल, किसान यूनियन के कादिया ग्रुप जिला मोगा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं जिला प्रबंधक किसान विंग शिरोमणि अकाली दल के रणवीर सिंह रानिया, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चौधरी अर्जुन सिंह कंसल, डायरेक्टर पंजाब मंडी बोर्ड एवं ऑल इंडिया जाट महासभा चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष राजिंदर सिंह बधेरी सहित विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक व अन्य संगठनों से 68 नेता अपने साथियों के साथ भाजपा में शामिल हुए। पंजाब पुलिस के डीएसपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुए चूक मामले में फिरोजपुर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के सड़क मार्ग से आने की खबर आला अधिकारियों को पहले ही दे दी गई थी। सीआईडी के डीएसपी कहते दिख रहे हैं कि इस बात की आशंका है कि प्रधानमंत्री के सड़क मार्ग से जाने के दौरान अड़चन आ सकती है। यह स्टिंग ऐसे समय में सामने आया है जब सुरक्षा में हुई चूक का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की जांच समिति को खारिज कर अपनी निगरानी में कमेटी बनाने की भी बात कही है। और दूसरी ओर पंजाब सरकार का कहना है कि यदि उनकी गलती हो तो अधिकारियों पर कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब के फिरोजपुर में एक जनसभा को संबोधित करना था। पीएम का काफिला बठिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर के लिए निकला। गृह मंत्रालय के अनुसार हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया, जिससे पीएम का काफिला सड़क पर 15 से 20 मिनट तक खड़ा रहा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 11 जनवरी 2022 तक कोरोना के 3.59 करोड़ मामले और 4.84 लाख मौतें दर्ज की गई है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना से मौत के ये सरकारी आंकड़े वास्तविकता से बेहद कम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की सूची अब किसी भी दिन जारी हो सकती है। पहले चरण की 58 सीटों पर होमवर्क कर प्रदेश की टीम दिल्ली पहुंची है। दिल्ली के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ में कई बड़े राजनीतिक चेहरे भाजपा में शामिल हुए हैं। पंजाब पुलिस के डीएसपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में फिरोजपुर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात,
सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 वाले बयान का खंडन करते हुए युवाओं से अपील की है कि वह विधानसभा चुनाव में शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर मतदान करें। प्रियंका ने कहा है कि ऐसे बयान युवाओं के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने शनिवार को कहा था कि इस बार का यूपी विधानसभा चुनाव 80% बनाम 20% का होगा और भाजपा दोबारा सत्ता में आ जाएगी। योगी के इस बयान को कई अन्य विपक्षी दलों ने भी ध्रुवीकरण का प्रयास बताया है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह बयान राज्य में हिंदू और मुसलमानों के अनुपात के संदर्भ में दिया गया था। इसके अतिरिक्त जानकारी मिली है कि एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज होने वाली प्रेस वार्ता स्थगित कर दी है। प्रियंका गांधी इस समय अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाने के लिए रणथंभौर गई हुई हैं। कांग्रेस की पहली सूची मकर संक्रांति के तत्काल बाद घोषित कर दी जाएगी। पश्चिम यूपी और रुहेलखंड के करीब 100 से 125 प्रत्याशी वो घोषित किए जाएंगे। यहां पहले और दूसरे चरण में मतदान है। हाईकमान ने लगभग 200 से 225 टिकट तय कर दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला भी किया है। उन्होंने ट्वीट कर बेरोजगारी को बताया एक बहुत गहरा संकट बताया है। इसका समाधान करना पीएम की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश जवाब मांग रहा है कि बहाने बनाना अब बंद किया जाए। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से दुनिया को चुनौती दे डाली है। एक दिन पहले मंगलवार को बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाले इस देश ने अब हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। स्थानीय लोगों ने यह खबर जो दी है कि देश के तानाशाह किम जोंग उन ने पिछले दिनों रक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की बात कही थी। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को एक और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसे हाल ही में कुछ समय पहले दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइल से ज्यादा सक्षम माना जा रहा है। उत्तर कोरिया ने एक सप्ताह में से भी कम में नया परीक्षण किया है, जो बताता है कि प्योंगयांग किस तेजी से उन्नत हथियार विकसित करने में जुटा है। दक्षिण कोरिया व जापान की सेनाओं ने इस परीक्षण की पुष्टि की है। दक्षिण कोरिया साझा प्रमुखों के स्टाफ ने बताया कि मौजूदा मिसाइल ने ध्वनि से 10 गुना अधिक रफ्तार से 60 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक 700 किलोमीटर की यात्रा की है। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने कहा है कि यह अत्यंत खेदजनक है कि उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल दाग रहा है। अमेरिका और उसके 5 सहयोगियों ने उत्तर कोरिया से अनुरोध किया है कि वह अपने प्रतिबंधित परमाणु एवं बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को त्याग दे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से प्योंगयांग के मिसाइल प्रक्षेपों समेत अन्य निरंतर अस्थिर करने वाले और गैर कानूनी कदमों का विरोध करने की भी अपील की है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक आदेश में किसी आपराधिक मामले में संवेदनशील गवाह के परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया है। इससे पहले इस श्रेणी में केवल 18 साल से कम आयु के बच्चों को ही रखा जाता था। अब इसमें यौन उत्पीड़न के शिकार सभी आयु के लोग, मानसिक दिव्यांगता के शिकार, बोलने अथवा सुनने में अक्षम या किसी अन्य दिव्यांगता से पीड़ित भी शामिल किए गए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशील गवाहों से मिले प्रमाणों और बयानों को बाधा रहित दर्ज करने के लिए सभी हाई कोर्ट को संवेदनशील गवाह बयान केंद्र योजना को अपने आदेश की तिथि से 2 माह में लागू करने और अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत ने एक समिति का गठन कर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। समिति का काम देश भर में VWDC के केंद्र की स्थापना, इनके प्रबंधन से संबंधित ट्रेनिंग कार्यक्रम बनाने, न्यायिक अधिकारियों समेत सभी संबंधित पक्षों को इसके प्रति संवेदनशील बनाने का होगा। और अदालत ने कहा है कि संवेदनशील गवाहों के लिए सभी जिलों में से इस तरह का एक केंद्र स्थापित किए जाने की भी आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार के नामों पर मंथन शुरू हो चुका है। मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में राज्य के कोर ग्रुप के नेताओं की केंद्रीय नेतृत्व के साथ अहम बैठक में शुरुआती 3 चरणों की 182 सीटों के लिए नामों पर चर्चा की गई। पार्टी मकर संक्रांति के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। कम से कम 60 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में खास तौर पर आंतरिक रिपोर्ट के अनुरूप टिकट काटे जाने पर भी अहम मंथन हुआ है।
इसमें उन विधायकों का टिकट काटने पर सहमति बनी जिनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाराजगी है। बैठक में शुरुआती 3 चरणों से जुड़ी सीटों पर कुछ विधायकों की सीटें बदलने पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक करीब 1.5 दर्जन विधायक की सीटें बदली जाएंगी। शुरुआती 2 चरणों से जुड़ी 113 सीटों के पैनल पर सहमति भी बन गई है। इसमें शामिल सीटों पर 2 से 5 नाम तय किए गए हैं। अगले दौर की बैठक में कुछ और नामों की छटनी के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की सूची पर मुहर लगेगी। उम्मीद है कि पार्टी पहले 2 चरण के लिए अगले हफ्ते नामों की घोषणा करेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कुछ विधायकों के इस्तीफे के बाद भाजपा हाई अलर्ट पर है और हालात संभालने की कमान अब गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। भाजपा मौर्य से लगातार संपर्क में है। सहयोगियों को भी साधने रखने की कवायद चरम पर है। भाजपा की रणनीति किसी भी तरह मौर्य को रोकने और जल्द सपा को बड़ा झटका देने की है। मौर्य ने ऐसे वक्त पार्टी छोड़ी है जब दिल्ली में चुनाव के पहले 3 चरण के उम्मीदवारों के चयन पर अहम बैठक चल रही थी। इस्तीफे की खबर मिलते ही नाराज नेताओं को मनाने की कवायद भी शुरू की गई है। भाजपा ने सहयोगी अपना दल व निषाद पार्टी से 2 बार संपर्क साधा है। दोनों सहयोगियों को सम्मानजनक सीटें देने का भी भरोसा दिया गया है। दरअसल भाजपा में हलचल तब और बढ़ गई जब अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने भाजपा को सामाजिक न्याय से जुड़े नेताओं का सम्मान करने की नसीहत दी है। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी, विधायक ममतेज शाक्य, विनय शाक्य, धर्मेंद्र शाक्य व एमएलसी देव प्रताप सिंह के भी भाजपा छोड़ने की खबर वायरल होने के बाद पार्टी नेताओं ने दिल्ली से सभी से फोन पर बात की है और उन्हें समझाने का भी प्रयास किया है। उन्हें कहा गया है कि यदि कोई नाराजगी है तो बैठकर बात की जाए, नेतृत्व समाधान का प्रयास करेगा। वह जल्दबाजी में ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी के साथ उन्हें व्यक्तिगत भी सियासी नुकसान हो। इसके बाद सैनी समेत कुछ विधायकों के भाजपा न छोड़ने के संदेश भी आने लगे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 11 जनवरी 2022 तक कोरोना के 3.59 करोड़ मामले और 4.84 लाख मौतें दर्ज की गई हैं। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना से मौत के ये सरकारी आंकड़े वास्तविकता से बेहद कम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की सूची अब किसी भी दिन जारी हो सकती है। पहले चरण की 58 सीटों पर होमवर्क कर प्रदेश की टीम दिल्ली पहुंची है। दिल्ली के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ में कई बड़े राजनीतिक चेहरे भाजपा में शामिल हुए हैं। पंजाब पुलिस के डीएसपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में फिरोजपुर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पता है कल ऑफिस जाते हुए क्या हुआ? किसी ने मुझ पे पॉपकॉर्न फेंका। देखा तो 2-3 लड़के बाइक पे बैठे थे। फिर मेरा पीछा करने लगे और छेड़ने लगे ये कह के कि अरे मैडम, आपके बॉल में मेरा पॉपकॉर्न अटक गया है, जरा वापस कर दो ना। क्या करे, कितनों को समझाए। share your story with your son. Don't let what happened to you happen to another woman. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ही विधायक रोशन लाल, ब्रजेश प्रजापति, भगवती सागर भी सपा की सदस्यता लेंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तत्काल बाद हुए इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम ने जहां भाजपा की चिंता बढ़ाई है, वहीं सपा धारणा की सियासी लड़ाई में अचानक मजबूत दिखने लगी है। दरअसल बीते चुनाव में भाजपा ने बड़ी संख्या में दल बदलुओं पर भरोसा जताया था। चुनाव से ठीक पहले पाला बदलने वाले करीब 100 नेताओं को टिकट दिया गया था। अब यही बाहरी नेता पार्टी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। मौर्य ने ऐसे समय में पाला बदला है जब भाजपा के शीर्ष नेता शुरुआती 3 चरण के उम्मीदवारों पर मैराथन मंथन में जुटी थी। पार्टी का डर है
कि अगर पाला बदलकर सिलसिला तेज हुआ तो हालात संभलने की बजाय विकराल हो जाएंगे। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पता है कि पार्टी के लिए मुसलमान यादव वोट बैंक अब सत्ता की चाबी नहीं है। लोकसभा के लिए बीते और विधानसभा के एक चुनाव में करारी हार ने अखिलेश को इसका एहसास करा दिया है। इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव ने इस चुनाव में भाजपा के पुराने फार्मूले की तर्ज पर नई सोशल इंजीनियरिंग की। इस नई सोशल इंजीनियरिंग में उन्होंने उसी बिरादरी पर ध्यान केंद्रित किया है जिससे भाजपा को बीते विधानसभा चुनाव में 3/4 बहुमत दिलाई। दिलचस्प तथ्य यह है कि तब बाहर से आए नेताओं ने ही भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को मजबूती दिलाई थी। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का कहना है कि पहले राजनीतिक पार्टियों को 20,000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन का हिसाब चुनाव आयोग को देना होता था, लेकिन 2017 के बाद 20,000 करोड़ का अमाउंट भी हो तो उसका हिसाब नहीं देना होता है। ऐसा इलेक्टोरल बॉन्ड के चलते हुआ है। अब ट्रांसपेरेंसी पहले से भी ज्यादा कम हो गई है। 5 राज्यों में चुनाव के बीच कुरैशी ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। कोरोना के 20 दुनिया के 100 देशों में चुनाव हुए हैं। भारत में भी बिहार, बंगाल, केरल सहित तमाम राज्यों में कोरोना के बीच चुनाव हुए हैं। हमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइन जारी की है उसे फॉलो करना है। अब कोरोना के बीच लोग मार्केट भी जा रहे हैं, सभी डेली एक्टिविटी भी चल रही है, तो फिर सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो करते हुए चुनाव क्यों नहीं हो सकते। सिर्फ बड़ी रैलियां और पब्लिक मीटिंग नहीं होनी चाहिए। वोटिंग के दूसरे तरीके भी हैं जैसे ऑनलाइन वोटिंग, लेकिन यह भी अभी भारत में संभव नहीं लगता है क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी तक ईवीएम पर ही सवाल खड़े होते रहे। ऐसे में ऑनलाइन वोटिंग तो किसी हाल में भी संभव नहीं है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए ने निजी कार्यालयों को और कर्मचारियों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में अब सभी निजी कार्यालय अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का पालन करना होगा। यह आदेश बुधवार से लागू हो जाएगा। हालांकि प्रतिबंधों में छूट प्राप्त कुछ कार्यालय खोले जा सकते हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में अब सभी रेस्तरां और बार में बैठने पर खाने पर भी प्रतिबंध लग गया है। यहां से खाना पैक कराकर ले जाने की अनुमति रहेगी। दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर सोमवार को उपराज्यपाल की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक में समीक्षा की गई जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। डीडीएमए ने सोमवार को बैठक के बाद आज यानी मंगलवार को अपनी गाइडलाइन जारी की है। डीडीएमए ने अपने दिशा निर्देशों में आवश्यक सेवाओं से जुड़े निजी दफ्तरों को छूट दी है। नई गाइडलाइंस के तहत कार्यालयों को पूरी तरह से बंद करना होगा और सभी कर्मचारी अब घर से काम करेंगे। नए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेश तक जारी रहेंगे। इससे पहले 2 दिनों तक संक्रमण दर लगातार 0.50% से ऊपर रहने के बाद डीडीएमए ने 28 दिसंबर को दिल्ली में येलो अलर्ट लगा दिया था। सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में भूचाल ला दिया है। मौर्य के पीछे पीछे तिदवारी से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति, बिल्हौर से विधायक भगवती सागर और तिलहर से विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चुनावी से पहले मिले इस झटके के बाद बीजेपी अलर्ट मोड पर है और मुख्य विपक्षी पार्टी सपा को जवाब झटका देकर हिसाब बराबर करने की कोशिश में है। सूत्रों की माने तो अब गृह मंत्री अमित शाह ने हालात का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है और पार्टी की रणनीति किसी भी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य को रोकने और जल्द सपा को बड़ा झटका देने की है। खबर है कि पार्टी जल्द ही सपा के किसी बड़े चेहरे को अपने गुट से जोड़ सकती है। बीजेपी एक और से जहां मौर्य से लगातार संपर्क साधे हुए है, वहीं सहयोगियों को भी साधे रखने की कोशिश चल रही है। बीजेपी ने यूपी के अपने 2 सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी से संपर्क बनाए रखा है और दोनों सहयोगियों को सम्मानजनक सीट देने का भी भरोसा दिया है। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले व इससे हो रही कोरोना के मामले दिल्ली नहीं अभी तक सुधार पा रही है और बीते 24 घंटे में कोरोना नियमों में अवहेलना करने पर दिल्ली वासियों ने जिला प्रशासन को 90 लाख से अधिक का जुर्माना दिया है। कोरोना नियमों को लेकर सबसे अधिक लापरवाही दक्षिण पूर्वी जिला में पाई गई है। वहीं सबसे कम चालान नई दिल्ली इलाके में किए गए हैं। जिला प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण पूर्वी जिला में मास्क न पहनने को लेकर 780 चालान किए गए हैं। केवल मास्क से यहां से प्रशासन ने 15,60,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। इसके बाद मास्क को लेकर सबसे अधिक 730 चालान पूर्वी
जो पूर्वी जिला है उसमें किए गए हैं। साथ ही यहां पर 5 चालान शारीरिक दूरी पालन न करने पर और लेकर भी किए गए हैं। यहाँ किए गए कुल 735 चालान से प्रशासन को 14,70,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं उत्तरी जिले में मास्क न पहनने पर 583 और शारीरिक दूरी को लेकर 40 चालान किए गए हैं। शारीरिक दूरी को लेकर सबसे अधिक 62 चालान पश्चिमी जिले में हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।